नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग यूपी SSC पेट के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने हर्षवर्धन तक पढ़ लिया है। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो आप सब हेडिंग डाल लें, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1526, 1206 से लेकर 1526 ये जो है शासनकाल है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमें पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, इसके शासनकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ये ईस्वी में है। सबसे पहले बात आती है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो थोड़ा हम लोग पहले मोहम्मद गौरी के बारे में समझ लेते हैं। मोहम्मद गौरी, तो देखो मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर आक्रमण 1175 में किया था और 1206 इधर लिख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत पर 1175 में आक्रमण किया और इसने कह सकते हो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में लड़ा। इसके बाद में तराइन का तृतीय युद्ध, या तराइन ना भी कहो, चंदावर का युद्ध 1194। मोहम्मद गौरी ने मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। वैसे तो पृथ्वीराज रासो में कहा गया कि मोहम्मद गौरी 17 बार पराजित हुआ था, लेकिन जो अन्य जितने भी शासक हैं या कह सकते राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि तराइन के सिर्फ 2 ही युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गया था, दूसरे में जीत गया था। तो किसके मध्य में हुआ, गौरी और चौहान के मध्य। पहले में गौरी हार गया था, दूसरे में चौहान जीत गया था। पहले में गौरी हार गया था और दूसरे में गौरी जीत गया था। और तराइन चंदावर के युद्ध की बात करें तो ये जयचंद और ये कह सकते हो इधर गौरी के मध्य। देखो मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, मोहम्मद गौरी के बारे में। ये गजनी से आया था और इसने आक्रमण किया सबसे पहले उस पे पृथ्वीराज चौहान पे इन्होंने आक्रमण किया। तराइन के युद्ध में पहली बार हार गया, दूसरी बार जीत गया। अब हारा पृथ्वीराज चौहान क्यों था, तो क्योंकि जयचंद ने इसका जो है मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता जो है कह सकते हो ये पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी, जिसके चलते संयोगिता का जो कहते हो स्वयंवर रखा था जयचंद ने, इसमें चौहान को इन्होंने बुलाया नहीं, जिसके चलते चौहान को ये बात बुरी लगी और चौहान ने इनको स्वयंवर से ही उठा के ले गया चला गया। ये बात बुरी लगी जयचंद को, तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। इसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो उसके बाद में फिर गौरी तो भैया विदेशी है, उससे क्या मतलब है कि किसी ने हमारा साथ दिया था या नहीं, वो तो लूटपाट करेगा। तो वो फिर चंदावर का युद्ध लड़ता है 1194 में और जिसमें इनको जयचंद को हरा देता है और स्वयं जीत जाता है। इसके बाद में जब मोहम्मद गौरी बूढ़ा हो जाता है तो लगभग में इसके कुछ गुलाम थे, जिसमें गुलाम में से मुख्य कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा और कौन था, तो कुबाचा था, और कौन था, बख्तियार खिलजी, और एक व्यक्ति और था यलदौज। मोहम्मद गौरी ने अपने अंत समय में या जिस समय इसकी मृत्यु नजदीक आ गई थी, उस समय इन 4 अपने गुलामों को बुलाया था, ऐबक को, कुबाचा को, बख्तियार खिलजी को और यलदौज को। इनको कुछ ना कुछ भाग दे दिया। उसमें से जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको इसने दिल्ली वाला क्षेत्र दिया था। तो जब ये 1206 में गद्दी पर बैठा तो वही यह इसने अपने गुलाम वंश की स्थापना की। क्यों? क्योंकि यह गुलाम था मोहम्मद गौरी का।
तो हम लोग ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, इधर इनके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये विश्व इतिहास में आएगा, हमें भारत के इतिहास में पढ़ना है। तो ये पढ़ना है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सबसे पहले क्या, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसे बहुत खुशी हुई थी और इसने क्या हुआ, अलग अलग सिक्के बंटवाए थे, जिसके चलते इसे लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया। ये स्वयं को सिपह सालार कहता था, सिपह सालार। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। बाकी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो उस समय इल्तुतमिश पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर। इसके बाद में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग में कह सकते हो इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक, क्योंकि 1210 में ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरकर मृत्यु। चौगान खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में अब गद्दी पे बैठेगा, इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था आराम शाह को, आराम शाह। अब आराम शाह गद्दी पर बैठना चाहेगा, परंतु क्या होता है कि आराम शाह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, जिसके चलते इल्तुतमिश आता है पंजाब वाले क्षेत्र से और इस पर आक्रमण कर देता है। और अगर बात करें इल्तुतमिश कौन था, तो ये जो है इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य युद्ध होता है, जूढ़ का युद्ध। और जूढ़ के युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से गद्दी पर फिर बैठ जाता है इल्तुतमिश। अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। देखो, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि आपके सिलेबस में मोहम्मद गौरी नहीं है, लेकिन आपको तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये याद रखना है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इल्तुतमिश। इसके शासनकाल की बात करें तो 1210 से 1236 ईस्वी। ये सब जितने अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ये ईस्वी में चलेगा। तो 1210 से 1236। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं पाया। हाँ, एक पॉइंट और कुतुबुद्दीन में नोट कर सकते हो आप कि 1191 में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अभी ये जब 1200 वही लगभग आएगा, 1229, तब ये कार्य पूर्ण कराएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक वाले में लिख लेना। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और बाकी बचे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसके चलते गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और ये बाकी ये जो है इल्तुतमिश का वो कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद भी था। यह प्रथम सुल्तान था। पूछाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, तो हम इल्तुतमिश को बताएंगे। बाकी देखो, ये सुल्तान कहाँ घोषित किए जाते थे? तो ये बगदाद के खलीफा द्वारा। ये बगदाद के खलीफाओं के द्वारा घोषित किए जाते थे। तो ये प्रथम सुल्तान था। बाकी प्रथम सुल्तान की जो उपाधि धारण की थी वो कौन धारण किए थे? तो उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने स्वयं को जो सुल्तान कहा था, परंतु कह सकते हो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा इसे सुल्तान घोषित किया गया था। ये सर्वमान्य है। बाकी इसके शासनकाल में चंगेज खां ने आक्रमण किया। किस वर्ष? लगभग में 1221 में। ये कौन था? तो ये मंगोल शासक था और इसके भाई की हत्या वहां पे किसी ने कर दी थी, जिसके चलते वो जो दुश्मन था वो भाग के आया था भारत, और भारत में उसने संरक्षण लिया।
तो जो चंगेज खां था उसने इल्तुतमिश से कहा कि हमारे भाई का हत्यारा आपके यहाँ आया है, आप उसको संरक्षण नहीं दीजिएगा, नहीं तो हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। इल्तुतमिश ने ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ा, कहा आप आइए और अपना दुश्मन ले जाइए। तो चंगेज खां यहाँ पे आता है और अपने दुश्मन को यहाँ से ले के चला जाता है। इससे जो है कह सकते हो बहुत बड़ा हादसा टल जाता है भारत पे आक्रमण होने से। बाकी इसने क्या और काम किए थे, तो इसने दल चालीसा का गठन किया। इसने दल चालीसा का गठन किया। दल चालीसा को तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। अब बहुत से लोगों में एक दिमाग में आ रहा हो कि तुर्कान चहलगानी या 10 चालीसा किसे कहा जाता है। तो दल चालीसा का मतलब होता था कि इसमें दल चालीसा मतलब 40, तो इसमें 40 सरदारों का दल था ये, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को घोषित कर गया था, लेकिन बैठ गया था गद्दी पे इल्तुतमिश, तो वहाँ के लोग विरोध करेंगे, तो उसने देखा कि जितने सरदार हैं प्रमुख उनको अपने पक्ष में कर लो तो कोई हमारा विरोध करेगा ही नहीं, जिसके चलते इसने दल चालीसा का गठन किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। बाकी इसने इक्ता प्रथा शुरू की। अब बात आती इक्ता प्रथा क्या होती है, तो जो जमीन युद्ध में जीती जाएगी और उसका कुछ ना कुछ भाग जितने सैनिक लड़ने गए उनमें बांट दिया जाएगा, वही इक्ता है। और इसके बदले कह सकते हो वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि वेतन को देने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इक्ता का मतलब होता था जो जमीन युद्ध में जीती जाएगी उसको कुछ ना कुछ भाग आपको बांट दिया जाएगा, वही होगा इक्ता। अब देखो कभी कभी ऐसा होता था, पहले की बात करें, जैसे मान लो नगद वेतन मिलता नहीं था, इक्ता ही मिलता था। तो जैसे मान लो ये युद्ध सेना लड़ने जा रही और ये वाला भाग इसने जीत लिया, तो सैनिक क्या करते थे, अपना कुछ ना कुछ निशानी रख देते कि यहाँ पे हम लेंगे, वहाँ पे हम लेंगे, और लौटते टाइम कहते थे देखो ये मेरी निशानी रखी है, हम ये वाला भाग लेंगे। इस तरीके से चलता था इक्ता। अब इक्ता प्रथा में जीती हुई भूमि था, तो जिसको मिलता था उसे इक्तादार कहा जाता था। बाकी इसने क्या किया था, टंका और जीतल के सिक्के चलवाए, टका एवं जीतल के सिक्के चलवाए। और काम क्या इसने किया था, तो 1229 में, अब यहाँ पे याद रखना, 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। देखो पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाकी ये पूछ ली जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था, तो हम बता देंगे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। बाकी इसने अपना उत्तराधिकारी इसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था, तो रजिया, अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया था। तो ये पॉइंट मुख्य है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। बाकी चंगेज खां ने इसके शासनकाल में आक्रमण किया था, लेकिन हादसा टल गया था, वो अपने दुश्मन को लिवा के चला गया था। इसके बाद में इसने दल चालीसा का गठन किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। दल चालीसा में 40 सरदारों का समूह होता था। बाकी इसने एक प्रथा शुरू की थी, इक्ता प्रथा, क्योंकि सेना को वेतन दिया नहीं जाता था, तो इक्ता का होता था कि कोई भाग जीत लिया गया उसको थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाएगा सैनिकों में, वही उनकी कह सकते हो वेतन है। तो वो जिसको मिल जाता था जमीन वो इक्तादार कहलाता था। बाकी इसने टका और जीतल के सिक्के चलवाए थे, चांदी और पीतल के थे ये। टंका जो है कह सकते हो पीतल का था, ये पीतल का था, और जीतल जो है चांदी का था। उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया और इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली को बनाया था। और सबसे मुख्य काम यह है कि 1239 में इसने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। और यही अगर पूछ लिया कि कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 नहीं है, 1199 है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि फिर आगे क्या होता है, रजिया किस प्रकार से गद्दी पर बैठी और क्या हुआ। देखो ये जितना मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जब आप कहानी के द्वारा पढ़ेंगे तो और मजा आएगी आपको। देखो जब कभी नंबर लगेगा प्राचीन भारत का, तो इसको हम और अच्छे तरीके से और डीपली आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूपी सीपेट के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जितना हो सकता है कि यहाँ पढ़ाया जाए उतना हम पढ़ा रहे हैं आपको, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रजिया हेडिंग डाल लीजिए, रजिया 1236 से 1240।
1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठी। देखो इसके सामने बहुत सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले समस्या तो दूर रखो, पहला एक पॉइंट लिखिए, यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। देखो मध्यकालीन नहीं, पूरे प्राचीन भारत से यही रहा है कि हर व्यक्ति जो है पुरुष प्रधानता हमेशा रही है। हर व्यक्ति चाहता था कि अगर हम पे कोई शासन करे तो कोई पुरुष करे, परंतु ये तो महिला हो गई तो कहीं ना कहीं इसका विरोध शुरू होगा। इसका भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, वो भी चाहता था कि हम गद्दी पे बैठे, हमारी बहन थोड़ी बैठेगी। इसके चलते ये विरोध करना शुरू कर दिया। और वहां पे जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था, वो भी चाहता था कि हम किसी महिला के अंडर में रह के काम नहीं करें, कोई अगर पुरुष शासक बने तो ज़्यादा अच्छा रहे। जिसके चलते बहराम शाह और दल चालीसा ने मिलकर रजिया को मारने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। फिर क्या हुआ, गद्दी पे लेकिन बैठाल दिया बहराम शाह को। इसका रजिया ने विरोध किया और रजिया ने गद्दी को पाने के लिए लाल वस्त्र पहनकर दरबार में आई। रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर दरबार में आई, क्योंकि इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की थी कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे दरबार में आता है और लाल वस्त्र पहन के आता है तो चाहे रात हो चाहे दिन हो उसे न्याय दिया जाएगा। फिर वहां पे न्याय हुआ, आखिरकार रजिया को गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुश्मन तो इसके साथ में थे, पनप रहे थे। एक दिन क्या होता है कि रजिया की हत्या कर दी जाती है। देखो रजिया एक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही टॉपिक अच्छा है। आपने गाना भी सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। तो कहीं ना कहीं ये जो है फंस गई थी। क्यों फंस गई थी? क्योंकि दल चालीसा ने मिलकर और बहराम शाह ने मिलकर आखिरकार रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी थी। तो 1240 में रजिया की हत्या कर दी गई। देखो इसके पीछे बहुत कहानी है। इसमें अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था, उसने कहा था हमसे शादी करो। वो सब हम कभी जो है विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में गद्दी पर बैठता है बहराम शाह। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहराम शाह। इसके बाद में बहराम शाह के बाद में मसूद शाह और उसके बाद में रुकनुद्दीन मोहम्मद। ये कह सकते हो बिल्कुल अयोग्य शासक थे। रुकनुद्दीन मोहम्मद का वजीर या कह सकते हो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था उलूग खां ने क्या किया था, रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा के स्वयं गद्दी पर बैठ गया था गयासुद्दीन बलबन के नाम से। तो हम लोग अब पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन। आप सब हेडिंग डाल लें, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। इसके शासन काल की बात करें तो 1265 से 1287। देखो सबसे पहले बात यही है कि इसने दल चालीसा का अंत किया। देखो इसका वास्तविक नाम क्या था, तो हम अभी बताए थे, वास्तविक नाम इसका क्या था, उलूग खां। ये जब गद्दी पर बैठा तो इसको पता था कि जितने भी दल चालीसा के लोग हैं ये हमको पर हटाने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते इसने एक रणनीति बनाई कि क्यों ना हम दल चालीसा को अपने रास्ते से हटा दें। इसने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा, पहले दल चालीसा से कूटनीति की, कहा कि हम लोग इन पे आक्रमण करने चाहते हैं, सभी लोग आक्रमण करने जाओ। दल चालीसा को आक्रमण करने भेज दिया एक स्थान पे, और पीछे से अपनी सेना भेज दी और दल चालीसा को मरवा दिया। इस प्रकार से दल चालीसा का अंत हो गया। इसका वास्तविक नाम उलूग खां था। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने लौह एवं रक्त की नीति बनाई। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब है कि लौह मतलब तलवार से और रक्त माने बहा दो। कहने मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, हमारी ये सेना की बात नहीं मानता है या मेरी नहीं मानता है, तो उसको तुरंत सजा दे दीजिए, उसका सिर कलम कर दिया जाए। ये थी लौह एवं रक्त की क्रांति। और बाकी इसने सिजदा एवं
पारबोश की प्रथा शुरू की, इसने सिजदा एवं पारबोश की प्रथा शुरू की। सिजदा एवं पारबोश का मतलब था, सिजदा का मतलब है सजदा, जानते हो आप। सिजदा का मतलब होता था कि आप गयासुद्दीन बलबन के सामने जाएंगे और नतमस्तक होंगे और उसके बाद में उनको पैरों को चूमेंगे, वो होगा पारबोश, और कहेंगे या अल्लाह। तो सिजदा मतलब है शासक के सामने नतमस्तक, और पारबोश मतलब है पैर का चूमना, पैरों को चूमना। अब देखो यहां से क्वेश्चन तो आता ही है कि सिजदा एवं पारबोश की प्रथा किसने शुरू की थी, लेकिन आगे जब शासक आते हैं शाहजहां और उसके बाद में फिर औरंगजेब, तो उसने क्या किया था, इस प्रथा को बंद कर दिया था। तो पूछा जाएगा सिजदा एवं पारबोश की प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया, प्रतिबंधित किसने किया था? तो प्रतिबंधित किया था शाहजहां ने। और इस प्रथा का अंत किसने किया था? तो औरंगजेब ने। ये इतना कट्टर शासक था, इसलिए स्वयं को क्या कहता था, जिल ए इलाही कहता था, जिल ए इलाही। ये इतना कट्टर शासक था कि स्वयं को क्या कहता था, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब होता है अल्लाह की परछाई, अल्लाह की परछाई, परछाई। ये स्वयं को जिल ए इलाही कहता था। जिल ए इलाही का मतलब होता है अल्लाह की परछाई। बाकी इसने एक और त्यौहार शुरू किया था, नवरोज त्यौहार, नवरोज त्यौहार। ये बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि ये मुस्लिम त्यौहार है ही नहीं, ये एक फारसी त्यौहार है, तो इसने तुरंत इसको खत्म कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया। तो इसका अंत किसने कर दिया? औरंगजेब ने, औरंगजेब। अब देखो आगे हम लोग इसकी बात करें तो दल चालीसा की इसने अंत कर दिया है, लौह एवं विरक्त की नीति अपनाई है, सिजदा एवं पारबोश की प्रथा शुरू की है, और बाकी इसने जो है जिले इलाही स्वयं को कहा अल्लाह की परछाई, जिसका अर्थ होता है नवरोज त्यौहार की शुरुआत की। अब बात आती है भाई लगभग 1287 की। 1287 के समय मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, मंगोलों का आक्रमण। 1287 की तरफ मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, जिसमें जो गयासुद्दीन बलबन था उसका पुत्र था, जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। और इस मंगोल आक्रमण में क्या हुआ था, शहजादा मोहम्मद की हत्या कर दी जाती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा दुखी हुआ गयासुद्दीन बलबन और अपने पुत्र वियोग में, पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। तो कहा जाता है कि कोई इतना कट्टर शासक था जो कभी किसी पे दया नहीं करता था, वो बताओ अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि बीमार हो गया था, बहुत से इतिहास कहते हैं नहीं, वो जो है अपने पुत्र वियोग में जो है बीमार हो गया था, इसके बाद में उसकी प्राण चले गए। तो इसके बाद में जब ये गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में कैमूर्स गद्दी पर बैठे हैं, कैमूर्स, उसके बाद में कैकूबाद, उसके बाद में क्या होता है, फिरोज शाह जो खिलजी था उसने इस पे आक्रमण करके स्वयं गद्दी पे बैठ गया था। तो आगे हम लोग कल जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, और शायद तुगलक वंश भी उसमें हो जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।